गुड इवनिंग। थर्मोडायनेमिक्स बेटा हम पढ़ रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में प्रोसेसेस देखी थी और आइसोबैरिक प्रोसेस और आइसोकोरिक दो प्रोसेस हमने देख ली थी। इनमें हमने क्यू, डेल्टा यू और डब्ल्यू की वैल्यू क्या क्या होगी और पीवी ग्राफ, पीटी ग्राफ और वीटी ग्राफ कैसे होंगे, इनको हमने देखा था। आज हम थर्ड प्रोसेस की बात करेंगे और थर्ड प्रोसेस हमारी है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हेडिंग डाल लीजिएगा आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब जिसमें आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। प्लीज फिर से ध्यान दीजिएगा, यहां पर dt इज इक्वल टू 0। अगर dt 0 है तो ये आपका कहेगा कि भाई आपका जो डेल्टा t है वो भी 0 है। ठीक है, तो अगर आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा टी 0 होगा। डेल्टा टी मतलब दो ज्यादा डिफरेंस में टेम्परेचर अगर आपको दिया है लॉन्ग ड्यूरेशन में, डेल्टा टी, ठीक है, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर का डिफरेंस। लेकिन अगर डेल्टा टी 0 है तो ये कंपल्शन नहीं है कि वो आइसोथर्मल प्रोसेस होगी। ऐसा हो सकता है इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम हो, बीच में टेम्परेचर चेंज हो रहा हो। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या जरूरी है? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जरूरी है कि आपकी जो टेम्परेचर है उसमें बिल्कुल भी चेंज ना आए, बिल्कुल dt 0। हाँ, किसी भी मोमेंट पे प्रोसेस के बीच में पूरी ड्यूरेशन में आपका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। टेम्परेचर कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। तो जैसे हमने dp0 कहा था आइसोबारिक के लिए, आइसोकोरिक के लिए dv0 कहा था, वैसे ही dt0 होगा थ्रू आउट द प्रोसेस। ठीक है, अच्छा, अब अगर dt 0 है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो पहली चीज आपके दिमाग में क्या थी, क्या चीज 0 होना चाहिए? अच्छा, पहले आइडियल गैस इक्वेशन की बात कर लेते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन थी पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो टी आपका कांस्टेंट, आपने एक फिक्स गैस ली हुई है कंटेनर में, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, आर आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो ये आपको कहेगा पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है जी, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमारी इक्वेशन बनेगी। जैसे आइसोबैरिक के लिए P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आइसोकोरिक के लिए V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आइसोथर्मल के लिए PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, या इसी को दूसरे वे में लिखा जाता है P इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल। तो प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन जो है वो यस कांस्टेंट रहेगी उसकी वैल्यू। फाइन। अच्छा, अब भाई थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, ये सब तो हमने कहां कर लिया था, गैस लॉज में कर लिया था। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो तीन टर्म, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के Q, डेल्टा U और W। ठीक, अब यहां देखिए, जो आपका डेल्टा U है ये 0 होगा बेटा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। और टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो हमने आपसे कहा था कि इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो डेल्टा U 0, ये ध्यान रखना। इसमें गलती क्या होती है वो अभी बताऊंगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग आप कहेंगे Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। इसका मतलब आपके Q की वैल्यू W के बराबर हो जाएगी। प्लीज ध्यान रखिएगा, ये फिजिक्स में जो साइन कन्वेंशन है और जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसकी मैं बात कर रहा हूं। Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। केमिस्ट्री में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, हाँ, सिर्फ साइन कन्वेंशन है, पूरा जो उसका रिजल्ट है वो सेम रहता है, बट फॉर्मूले को लिखने का तरीका ये चेंज हो जाता है और साइन कन्वेंशन चेंज हो जाता है। तो अभी हम क्योंकि फिजिक्स की बात कर रहे हैं इसलिए हम लिखेंगे Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। ठीक है, जो भी हमने हीट दी या तो वो इंटरनल एनर्जी को रेज करेगी या वो वर्क डन करेगी। तो Q इज इक्वल टू W अगर हमारे पास आ गया, और अगर आपको याद हो तो हमने एक
डेरिवेशन किया था वर्क डन का। हाँ जी, आप डायरेक्टली भी यहां से लिख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए देखिए देखिए, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन P dV, यही था, V इनिशियल टू V फाइनल। अच्छा, P एज अ फंक्शन ऑफ V, P क्या है? P को मैं लिख सकता हूं nRT अपॉन V इंटू dV। बिल्कुल जल्दबाजी मत कीजिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे पूछ लीजिएगा, ठीक है। यहां से आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, देखिए n कांस्टेंट, r कांस्टेंट, t कांस्टेंट इंटीग्रेशन टर्म से बाहर आ जाएगा, अंदर आपके पास बचेगा इंटीग्रेशन dv बाई v, लिमिट है v इनिशियल टू v फाइनल, और इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो ln v आ जाएगा, और जब आप इसमें लिमिट डालेंगे तो nRT ln v फाइनल बाई v इनिशियल, ठीक है। तो आपका जो Q है वो और W दोनों बराबर हो गए, Q इज इक्वल टू W, और इनकी वैल्यू आपकी आएगी nRT ln v फाइनल बाय v इनिशियल, ये ध्यान रखिएगा, nRT ln v फाइनल बाय v इनिशियल। यह एक फॉर्मूला और भी होता है वर्क डन का, हाँ, ये वॉल्यूम के टर्म्स में था, प्रेशर के टर्म्स में आपको पता है P इनिशियल बाय P फाइनल इज इक्वल टू V फाइनल बाय V इनिशियल। तो यहां पे आप W लिख देंगे nRT ln P इनिशियल बाय P फाइनल। अगर प्रेशर दिया हुआ है, इनिशियल और फाइनल प्रेशर दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सेकंड फॉर्मूला जो लिखा हुआ है। दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, एक में फाइनल वॉल्यूम ऊपर है, दूसरे में फाइनल प्रेशर ऊपर है, ठीक है। तो अब हमारे पास Q, W और डेल्टा U सब हमें पता चल गई। Q इज इक्वल टू W आ गया और डेल्टा U की वैल्यू 0 आ गई, दोबारा से मेरे ख्याल से लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज दिखाऊं, मैंने आपसे कहा था एक्सपेंशन में जब एक्सपेंशन होता है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। यहां पे देखिएगा, जब आप वर्क डन निकालेंगे तो nRT ln v फाइनल बाय v इनिशियल, बहुत ध्यान से, ठीक। n आपका पॉजिटिव, r आपका पॉजिटिव, टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ये भी पॉजिटिव, एब्सोल्यूट टेम्परेचर तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये सारा टर्म पॉजिटिव। अगर आपने कहा v फाइनल ग्रेटर देन v इनिशियल, तो ln v फाइनल बाय v इनिशियल आपका क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है। तो आपका वर्क डन कैसा आया? पॉजिटिव। आपका फॉर्मूला खुद ब खुद आपको साइन देगा, जब आपका v फाइनल ग्रेटर देन v इनिशियल है तो पॉजिटिव अपने आप आएगा, आपको देने की जरूरत नहीं है, ठीक। और अगर v फाइनल लेस देन v इनिशियल है तो आपका ln v फाइनल बाय v इनिशियल टर्म कैसा हो जाएगा? ये 1 से छोटा हो जाएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये कितनों को बात समझ में आई? v फाइनल बाय v इनिशियल इज लेस देन 1, तो लॉग की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो आपका वर्क डन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव इन केस ऑफ कंप्रेशन। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप फॉर्मूला यूज करें साइन खुद निकल के आएगा, आपको प्लस माइनस डालने की जरूरत नहीं है। जब आप आइसोथर्मल की बात कर रहे हैं बेटा, तो आइसोथर्मल का मतलब हो गया टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। आइसोथर्मल मतलब T कांस्टेंट हो गया, और अभी अभी आपने कहा कि डेल्टा U में भी कोई चेंज नहीं आया, तो डेल्टा U आपकी 0 हो गई। सारा का सारा जो पॉइंट आपको याद रखने हैं वो ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब डेल्टा U, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, 0 हो जाएगा। अब अगर आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा तो Q भी कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो लिख लीजिए, इफ W पॉजिटिव, Q पॉजिटिव, ठीक है। क्यों? बिकॉज W और Q दोनों बराबर हैं। अच्छा, W पॉजिटिव क्या होता था? एक्सपेंशन। अब समझना गेम, क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो बताऊंगा।
अगर एक्सपेंशन हो रहा है किसमें, आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो हीट एब्जॉर्ब होगी या रिमूव होगी? क्यू पॉजिटिव आया, क्यू पॉजिटिव आया, तो क्यू जो है हीट वो पॉजिटिव है, यानी कि एब्जॉर्ब हुई होगी बाय द सिस्टम। ये समझ में आया? अरे बैंक से तो कुछ निकला ही नहीं, बैंक से तो कुछ निकला ही नहीं, जो इनकम थी वो ही एक्सपेंडिचर में गई। ये बात समझ में आई? तो जितनी मंथली इनकम थी वही मंथली एक्सपेंडिचर है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो अब क्वेश्चन कैसे मिलता है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हीट एब्जॉर्ब होती है या हीट रिलीज होती है, विच वन इज करेक्ट, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं इफ W इज नेगेटिव तो Q भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? अगर W नेगेटिव तो Q भी नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब कंप्रेशन जब भी होगा, कंप्रेशन जब भी होगा तो आपकी हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज्ड होगी, हीट रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम। नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। हाँ, अभी हमारे पास कुछ ग्राफ बचे हुए हैं, तो पहले इसको नोट कीजिए फिर ग्राफ को देखते हैं। अब बेटा अगर हम बात करें आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी ग्राफ की, तो ये हम पहले कर चुके हैं। जब हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट होता था तो P इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो पीवी ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो ये आपका कैसा आएगा? ये हाइपरबोलिक ग्राफ आएगा। तो ये ग्राफ आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसे करके होता है, और इसमें आप इनिशियल और फाइनल पोजीशन के हिसाब से यस एरो बना सकते हैं। तो मान लीजिए ये आपकी एक मैंने आपको ग्राफ दिखाया हुआ है, तो आप मुझे बताएंगे ये एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है? बिल्कुल सही बात, ये एक्सपेंशन है क्योंकि आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है जी, एक्सपेंशन हो रहा है। तो एक्सपेंशन में अगर आप देखें तो आपका प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अगर आपको ग्राफ समझ में आते हैं तो आप ग्राफ देख के ही सारी चीजें नहीं, यही क्वेश्चन होते हैं कि अगर आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये स्टेटमेंट दे देगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक्सपेंशन जब हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर को कम होना पड़ेगा, तो प्रेशर डायरेक्ट ना पूछ के वो लैंग्वेज में लिख देगा उसे कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक है, और ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये एरिया ही आपका वर्क डन है, और ये ही एरिया आपका किसके बराबर है? हीट एब्जॉर्ब के, क्योंकि Q इज इक्वल टू W। ये बात समझ में आ गई? और ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? बिकॉज ये एक्सपेंशन है इसलिए ये पॉजिटिव वर्क डन है। क्लियर? ये आपका V इनिशियल, ये आपका V फाइनल, और इसकी वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी, W इज इक्वल टू nRT ln V फाइनल बाय V इनिशियल। तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर T के लिए आपका वर्क डन की वैल्यू ये आपको याद होनी चाहिए। इसको आप, हाँ, जैसे आप रेक्टेंगल या ट्राइंगल का एरिया या ट्रेपीजियम का एरिया निकाल रहे थे उस तरह से आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो इसके लिए फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। बात समझ में आई? तो ये तो आपका पीटी ग्राफ हो गया। अच्छा, ये कंपैरिजन भी हो सकता है बट उसकी बात अभी बाद में करेंगे। अब पीवी ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे कहूं, ये देखिए इसी पीवी ग्राफ पे मैं आपसे कहूं कि मुझे बता दीजिए कि पीटी ग्राफ कैसा होगा। पीटी ग्राफ, हाँ, थोड़ा सा कॉमन सेंस है। बिल्कुल जी, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर कांस्टेंट कर देंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट ऐसे हो जाएगा। ओके, ए और बी पॉइंट बताना है, एरो अप या डाउन, एरो अप या डाउन, ये आपको सोचना है। चलिए तब तक मैं दूसरा वीटी ग्राफ भी दिखा दूंगा। यहां पे लिखा हुआ है वीटी ग्राफ, प्लीज ध्यान रखिएगा, ये जो ऊपर आपको ग्राफ दिया हुआ है एक्सपेंशन का उसके लिए है। ठीक है, ओके। पीटी ग्राफ में आपने मुझसे कहा कि सर ये एरो डाउन होगा, क्यों होगा?
बिकॉज आपको पता है कि आपका प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा है ड्यूरिंग एक्सपेंशन। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब वीटी ग्राफ कैसा होगा? वीटी ग्राफ कैसा होगा? वीटी ग्राफ, यहां भी टेम्परेचर कांस्टेंट है भाई, जो भी टेम्परेचर फिक्स दिया हुआ आपको वो आपने टेम्परेचर ये कांस्टेंट दिखा दिया। अब बताइए एरो कैसा होगा? एक्सपेंशन है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होगा, एरो अप होगा। यहाँ पे ए लिखा जाएगा, यहाँ पे बी लिखा जाएगा। बस पूरी थर्मोडायनेमिक्स में यही खेल है। अगर आपको ये ग्राफ समझ में आते हैं, एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में कैसे कन्वर्जन होगा, अगर आपको ये पता है क्यू डेल्टा यू और डब्ल्यू मेरा क्या होगा, अगर आपको ये पता है कि मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, तो उसके बाद बहुत ज्यादा कुछ बचता नहीं थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर मैं इसे कंप्रेशन के लिए कहूं, हाँ जी, कंप्रेशन के लिए देखिएगा, कंप्रेशन में आपका फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से कम हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। ए और बी भी चेंज कर दें, ए हमारी यहां पे कहलाएगी और बी इधर आ जाएगी। अब समझो, पीटी ग्राफ ये हो जाएगा, पीटी ग्राफ प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। यहां पे देखिए देखिए देखिए, ये आपका पी इनिशियल है और ये आपका पी फाइनल, तो आपका एरो ऊपर आ जाएगा। बात समझ में आई? ये आपका पी इनिशियल, ये आपका पी फाइनल। ठीक है, ओके, ऐसे बना लो, डॉटेड लाइन दिखानी। और सिमिलरली दूसरे ग्राफ में, अच्छा ए भी तो चेंज कर दें, ये प्रोसेस अपवर्ड मूव करेगी ग्राफ में, ग्राफ में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, और यहां पे भी अब जरा देखो, वीटी ग्राफ वॉल्यूम क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है, यानी वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ये एरो डाउनवर्ड होगा, ए होगा, बी होगा। तो मैंने आपको कंप्रेशन के लिए भी दिखा दिया, अब ये कंप्रेशन हो गया था, पहले एक्सपेंशन के लिए दिखाया था, अब कंप्रेशन के लिए। ठीक है, दोनों ग्राफ बना लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडियाबेटिक की। अच्छा, एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखिएगा। जब भी आपसे आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में कहा जाए तो ये प्रोसेस स्लो प्रोसेस होती है। ठीक है, हाँ, बहुत स्लो प्रोसेस। तो आप यहां पे लिख लीजिए हीट फ्लो इनटू द सिस्टम, heat flow into the system or out of the system occur very slowly, so that, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, so that thermal equilibrium is maintained, thermal equilibrium is maintained। ठीक है जी, यस, ये नोट कर लिए। तो आपको याद रखना है कि आइसोथर्मल प्रोसेस बहुत धीमे होगी, अगर फास्ट हो रही है तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस हो ही नहीं सकती। तो 3 प्रोसेस हमने देख ली, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, और अब जो प्रोसेस है वो है एडियाबेटिक प्रोसेस। और एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब है कि सिस्टम में कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगी, ना तो सराउंडिंग से सिस्टम पे जाएगी, ना सिस्टम से सराउंडिंग। ठीक है, सो आप कह सकते हैं नो हीट ट्रांसफर, नो हीट ट्रांसफर इनटू द सिस्टम और आउट ऑफ अ सिस्टम, आउट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो ना तो सिस्टम में कोई एनर्जी जाएगी, ना कोई सिस्टम से एनर्जी निकलेगी। अब यहां पर dq इज इक्वल टू 0, या आप कह सकते हैं q इज इक्वल टू 0। हाँ, q 0 हो जाएगी, आपकी पूरी प्रोसेस के लिए जो आपकी q है वो 0 हो जाएगी। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, आपको पता है, q इज इक्वल टू डेल्टा u प्लस डब्ल्यू। बहुत आसान सा है, देखिए याद रखने का तरीका बहुत आसान है, लेकिन क्योंकि ये थोड़े से डिफरेंट है
आइसोबारिक कोरिक में आपको पीवी ग्राफ भी दिख रहा होता है, यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ता है, ठीक है। तो Q की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो यहां से आप कह सकते हैं W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। प्लीज ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में यूज कीजिएगा। हाँ, केमिस्ट्री में नहीं होगा क्योंकि केमिस्ट्री में फॉर्मूला ही चेंज हो जाता है, वहां पे भी बताएंगे जब केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, ठीक है। अब आपको पता है डेल्टा यू की वैल्यू क्या है, एन सीवी डेल्टा टी। तो भाई लिख दो माइनस, माइनस साइन तो ऐसे ही रहेगा, एन सीवी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, या आप एनसीवी डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, माइनस एनसीवी डेल्टा टी। ये आपका वर्क डन होता है किसमें, एडियाबेटिक प्रोसेस में, ठीक है। डी क्यू या क्यू आपका 0 हो गया, वर्क डन आपने निकाल लिया। अच्छा, इसी को अगर आप देखें तो ये ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस एन आर बाय गामा माइनस 1 डेल्टा टी। क्यों, सीवी की वैल्यू मैंने आपको बताई थी आर बाय गामा माइनस 1, हमने इसे प्रूव भी किया था, याद आया, माइनस एन आर डेल्टा टी गामा माइनस 1। आप चाहे तो ऐसे लिख लीजिए, या कई बार इसको आप एन आर टी इनिशियल माइनस टी फाइनल बाय गामा माइनस 1 लिख देते हैं। डेल्टा टी ना लिख के उसको टी इनिशियल माइनस टी फाइनल कर दिया, ठीक है, माइनस को अंदर ले गए। तो ये ऑप्शंस में आपको देखना पड़ेगा कि भाई कैसे लिखा हुआ है, और आप चाहें तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए, बिकॉज सीवी इज इक्वल टू आर बाय गामा माइनस 1। ये आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा देखें, एन आर टी इनिशियल आइडियल गैस इक्वेशन है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल अपॉन गामा माइनस 1। कितनों को ये बात समझ में आई? मैंने सीधे सीधे कुछ नहीं बेटा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन लगा दी। तो एनआरटी इनिशियल, अगर टेम्परेचर इनिशियल ले रहे हैं तो प्रेशर और वॉल्यूम भी इनिशियल रहेगा, और टेम्परेचर अगर फाइनल ले रहे हैं तो P फाइनल V फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए जरा, तीन टर्म जो हमारे आए वो क्या क्या आ गए। एक हमारे पास आया Q इज इक्वल टू 0, दूसरा टर्म हमारा डेल्टा U, आप चाहें तो इसे एन सीवी डेल्टा टी लिखिए, और यहां पे लिखिए W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U। ऐसे भी याद कर सकते हैं, बट ये वाला फॉर्मूला याद रख लेंगे तो अच्छा रहेगा, P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल अपॉन गामा माइनस 1। और आप चाहें तो सीधे NRT के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। यहां पे मैंने आपको बताया NRT इनिशियल माइनस T फाइनल बाय गामा माइनस 1, जो भी फॉर्मूला आपको कंफर्टेबल लगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है आपको T इनिशियल T फाइनल दिया हो, और कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है आपको प्रेशर वॉल्यूम दिया हो, टेम्परेचर की बात ही ना करें। तो जो भी गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप इन फॉर्मूलों को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, देखिए, जो आपकी इक्वेशन यहां पे आती है, इसको बाद में प्रूव भी करेंगे अभी, वो आती है PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। हाँ जी, एडियाबेटिक में PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। गामा जो है वो आपका है CP बाय CV, ठीक है। तो जो हमने कौन सी प्रोसेस पढ़ी थी, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, PV टू द पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई, गामा, फाइन, ओके। C कितना हो जाएगा, C आपका हो जाता है 0। हीट कैपेसिटी 0 बेटा, क्योंकि हीट तो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही है। मोलर हीट कैपेसिटी 0, C एडियाबेटिक 0 आएगा। आप चाहें तो वो CV प्लस R बाय 1 माइनस एक्स में पुट करके देख लीजिए, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहां पे जो आपके ग्राफ बनते हैं वो कैसे बनते हैं। कई बार तो ना भी पता हो तब भी काम चल जाता है रट के, ठीक है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा ना स्लोप निकालना सीख लें, क्योंकि ये बहुत हेल्प करता है जब आप आगे चीजें पढ़ेंगे। तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें मैं आपको एक x टू द पावर n y टू द पावर
m या y टू द पावर n x टू द पावर m इज इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ निकालना सिखाऊंगा। तो पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर उसको देखते हैं। अब देखिए बेटा, मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है x टू द पावर n y टू द पावर m इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, n और m कांस्टेंट है, x y वेरिएबल है। अब ये कोई ग्राफ बना हुआ है सपोज, और आपसे पूछा जाए कि इसकी स्लोप कितनी है। ठीक, तो यहां पे मैं मेंशन कर दे रहा हूं x एंड y बोथ वेरिएबल, ये हमें पता है। जैसे अभी अभी हम देख रहे थे pv इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो p हमारे पास वेरिएबल था, v हमारे पास वेरिएबल था। ठीक है, और pv कांस्टेंट है। इसी तरह से अगर आपको pv टू द पावर गामा, तो p और v वेरिएबल है, तो वही चीज है ये। तो इसमें अगर आप देखें तो आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। एक बार की मेहनत लगेगी। ठीक है, तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये x टू द पावर n dy टू द पावर m बाई dx प्लस y टू द पावर m dx टू द पावर n बाई dx इज इक्वल टू d कांस्टेंट बाई dx, ऐसा हो जाएगा। मैंने x के, आप y के रिस्पेक्ट में भी कर सकते थे, मैंने x के रिस्पेक्ट में किया। ठीक है, ओके। अब अगर आप देखें तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करके 0 आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे मैं लिख सकता हूं x टू द पावर n, ये मेरे पास आ गया m y टू द पावर m माइनस 1, नॉर्मल डिफरेंशिएशन है y टू द पावर n वाला। ठीक है, प्लस y टू द पावर m n x टू द पावर n माइनस 1। ये सबको मैंने कराया था, मैथ्स में तो आपने किया ही होगा, बट फिजिक्स में मैंने भी इतना करा दिया था। ठीक है, अब अगर आप यहां पे देखें, अच्छा एक मिनट, चेन रूल कहां लगा? यहां पे लगा, dy बाई dx भी तो आएगा। हाँ जी, dy बाई dx आएगा ना, यहाँ पे चेक कर लो। ओके, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, y टू द पावर m n x टू द पावर n माइनस 1, इसको दूसरी साइड ले जाते हैं, और इधर हमारे पास बच रहा है x टू द पावर n m y टू द पावर m माइनस 1, और यहां पे मेरे पास आ रहा है dy बाई dx। ठीक है, अब स्लोप आपको पता है dy बाई dx होती है, तो स्लोप आपकी dy बाई dx अगर मैंने निकाला तो वो कितनी आ गई, माइनस n y टू द पावर m x टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई m x टू द पावर n y टू द पावर m माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ny बाई एम एक्स। अब इसको रट लो। हाँ जी, रटना क्या है, x टू द पावर n y टू द पावर m इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये मैंने कराया आपको, इसलिए मान लीजिए आपको नहीं याद आ रहा है, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप इसे डिफरेंशिएट करके भी इस वे में निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए अगर आप स्लोप निकालेंगे dy बाई dx तो क्या आएगा, माइनस ny बाई एम एक्स। अब इसका यूज कहां पे आएगा वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूं, pv इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, pv इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब यहां देखिएगा कि अगर मैंने आपको ग्राफ दिया ऐसे pv, तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि किसको कहां लिखा गया। ठीक है, यहां पे आपने लिखा y, यहां पे आपने लिखा x इज इक्वल टू कांस्टेंट। कितनों को यह बात समझ में आई? ठीक है, जिस वैल्यू को या फंक्शन को जहां पे लिखा हुआ है, वाई एक्सेस पे लिखा हुआ है तो वाई पे दे दीजिए, और एक्स पे लिखा है तो एक्स दे दीजिए। ठीक है, चलिए, तो अब आपने क्या कहा, n की वैल्यू क्या हो गई बेटा, n की वैल्यू 1 और m की वैल्यू भी 1 आ गई, यहां तो दोनों ही 1 है। ठीक, अब अगर मैं आपसे कहूं dy बाई dx स्लोप कितनी आएगी, स्लोप कितनी आएगी जल्दी बता दो मुझे, फॉर्मूला आपके पास, माइनस 1 y बाई 1 x। y की जगह क्या लिख दूं, y कौन है, p, और x है v। ये समझ में आया? ओके, तो मैंने आपसे कहा कि अगर मेरे पास
डीपी बाई डीवी ये स्लोप निकालनी है। स्लोप यही तो होगी, पीवी ग्राफ की स्लोप क्या होगी बताओ? पीवी ग्राफ की स्लोप डीपी बाई डीवी होगी, ये आपकी सीधी आ जाएगी माइनस पी बाई वी। ठीक है। हाँ, अब दूसरा तरीका भी बता दूं, मान लीजिए आपको नहीं याद रखना है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पी कर दो। ठीक है, पी और वी दोनों वेरिएबल है, ध्यान रखना, तो प्रोडक्ट फॉर्मूला लगेगा पी डीवी बाई डीपी। अच्छा एक मिनट, डीपी बाई डीवी निकालना हमें, तो विद रिस्पेक्ट टू वी कर लेते हैं। हाँ, पी डीवी बाई डीवी प्लस वी डीपी बाई डीवी, ये समझ में आया? दैट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करके जीरो आ जाएगा। तो मैंने पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू वी। देखिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए ये चीज है, इसलिए मैंने वो फॉर्मूला आपको दिखा दिया। अगर वो याद है आपको तो बहुत आसान हो जाएगा। पी प्लस वी डीपी बाई डीवी इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से आपका डीपी बाई डीवी क्या आ गया? डीपी बाई डीवी आपका आ गया माइनस पी बाई वी। माइनस पी बाई वी, ये आ गया जी। ठीक है, देखिए दोनों सेम है, तो आप चाहो तो फॉर्मूले से निकाल लो। यस। अच्छा, प्रेशर कैसा? पॉजिटिव। वॉल्यूम कैसा? पॉजिटिव। स्लोप कैसी? नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव। इसीलिए जो आपका ग्राफ आता है वो ऐसा आता है बेटा, एक्सपेंशन का। ये एक्सपेंशन का ग्राफ है, किसमें है ये? आइसोथर्मल के लिए। आइसोथर्मल के लिए जो आपका पीवी ग्राफ आएगा वो हमेशा नेगेटिव स्लोप आ रही है। नेगेटिव स्लोप दिख रही है आपको? ये नेगेटिव स्लोप है बेटा, कहीं पे भी देख लीजिए, किसी भी पॉइंट पे प्रेशर और वॉल्यूम दोनों पॉजिटिव होंगे, स्लोप आपकी नेगेटिव आएगी, ध्यान रखना बेटा। इसलिए आपका ग्राफ हमेशा ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, पीवी ग्राफ। ठीक है, चलिए अब जल्दी से आप मेरी एक हेल्प करेंगे। आप ये कह सकते हैं कि ये आपके लिए क्वेश्चन है, पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये भी ग्राफ आपका हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ भी बेटा बिल्कुल ऐसा ही आएगा। ठीक है, बस इसकी स्लोप में फर्क होगा। पीवी ग्राफ एडियाबेटिक के लिए भी, एडियाबेटिक ग्राफ है ये, प्लीज ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ऐसा ही आएगा। आपको मुझे बताना है इसकी स्लोप क्या होगी। किसी भी पॉइंट पर अगर आप इसकी स्लोप निकालना चाहेंगे तो वो क्या होगी? ठीक है, अभी अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या था? डीपी बाई डीवी इज इक्वल टू माइनस एन बाई एम। वाई एक्सिस पे पी है, ये वी है। ठीक है, ओके। जल्दी से मुझे बताइए एक्स और वाई कौन कौन है? ये वाई है, ये एक्स है, एन है, ये एम है। एन की वैल्यू कितनी? गामा। एन की वैल्यू गामा और एम की वैल्यू 1। बात समझ में आई? तो वैल्यू पुट करेंगे तो डीपी बाई डीवी आपका आ जाएगा माइनस गामा पी बाई वी। स्लोप जो आपकी एडियाबेटिक में आती है वो आती है माइनस गामा पी बाई वी। dp by dv is minus gamma p by v। क्लियर? यहां पर भी स्लोप जो है वो नेगेटिव है बेटा, माइनस गामा पी बाई वी। ओके, अब ध्यान रखिएगा बेटा, गामा की वैल्यू 1 से बड़ी। ठीक है, तो स्लोप ऑफ एडियाबेटिक is more than isothermal graph if P and V are same। अभी बताऊंगा ये कहां पे यूज आएगा, अभी नोट कर लो। Slope of adiabatic is more than isothermal graph if P and V are same।
इफ P एंड V आर सेम, मतलब एक ही पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर, चलिए समझा भी देते हैं आपको। देखते हैं, अगर मेरे पास ये ग्राफ है, ओके, यहां पे अगर मैं आपसे कहूं पीवी ग्राफ, मान लीजिए मैंने आपको दो कर्व दे दिए ऐसे एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, तो मैं आपसे पूछूं कि एक एडियाबेटिक है और एक आइसोथर्मल है, एक एडियाबेटिक है एक आइसोथर्मल है, आपको सिर्फ ये बताना है कि कौन सा ग्राफ आइसोथर्मल और कौन सा एडियाबेटिक। आराम से, दोनों की स्लोप नेगेटिव है, जिसकी स्लोप ज्यादा, अब स्लोप वाला आपको याद होगा फिजिक्स में हमने पहला लेक्चर बेसिक मैथ्स में लिया था स्लोप पे, और वहां पे आपको पहले दिन समझा दिया गया था कि कौन सी स्लोप ज्यादा कौन सी स्लोप कम। ठीक है, तो बेटा ये स्लोप ज्यादा है, तो ये आपका एडियाबेटिक हो गया। याद रखना आज के बाद जहां भी स्लोप ज्यादा दिखे वो एडियाबेटिक, और जहां स्लोप कम दिखे वो आइसोथर्मल। ये है एक्सपेंशन के केस में, एक्सपेंशन। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? ओके, अब अगर इसी को मैं कंप्रेशन में आपको दिखाऊं, बनाते रहिए जल्दी जल्दी, ये इंटरेस्टिंग है ये सब, और सीधे सीधे क्वेश्चन मिलते हैं, कई बार तो ग्राफ देके पूछ लेते हैं कौन सा एडियाबेटिक कौन सा आइसोथर्मल। यहां पे देखिएगा, दो ग्राफ फिर से मैंने आपको दिखाए, दोनों कर्व्ड हैं, एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। अब ये ग्राफ जो है ये आपका कंप्रेशन का ग्राफ है। आप देख रहे हैं वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रोसेस जो है वो हायर वॉल्यूम से लोअर वॉल्यूम की ओर जा रही है। कौन सा आइसोथर्मल कौन सा एडियाबेटिक? जिसकी स्लोप ज्यादा, वो स्लोप तो दोनों की नेगेटिव है, ठीक है। और मैंने आपसे क्या कहा था, स्लोप को केवल उसके मैग्नीट्यूड से कंपेयर करेंगे, प्लस और माइनस उसकी डायरेक्शन बताएगा। पॉजिटिव स्लोप मतलब ऐसा होगा, नेगेटिव स्लोप मतलब ऐसा होगा, ये पॉजिटिव स्लोप है बेटा। अगर आपको पुरानी यादें हाँ ताजा हुई कुछ, पहले दिन यही बताया था कि डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो जो स्लोप ज्यादा, जिसकी ढाल, हिंदी में बोले तो बड़े आराम से समझ में आता है, जिसकी ढाल ज्यादा, ठीक है, तो वो एडियाबेटिक, और जिसकी ढाल कम वो आइसोथर्मल। नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो बेटा हम बात कर रहे हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में जो पीवी रिलेशनशिप है, पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका डेरिवेशन कैसे होगा। ठीक है, देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस को कहां से शुरू करेंगे, हमें पता है डी क्यू इज इक्वल टू जीरो, तो आप सिंपली लिखेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब डी क्यू इज इक्वल टू जीरो। आप चाहो तो क्यू इज इक्वल टू जीरो भी लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, अब मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख रहा हूं, वो हमारा है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डब्ल्यू, डी डब्ल्यू, ये है। ठीक, आपने कहा डी क्यू इज इक्वल टू जीरो, तो मैंने यहाँ पे जीरो रख दिया। अब डी यू की वैल्यू क्या है, डी यू की वैल्यू है एन सी वी डी टी, और डी डब्ल्यू आपका क्या है, पी डीवी, डी डब्ल्यू इज पी डीवी। किसी को डाउट तो नहीं है? ओके, अब यहां से अगर आप इसे देखें तो हम इसमें थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर लेते हैं, ये मेरे पास बन जाएगा एन सी वी डी टी इज इक्वल टू माइनस पी डीवी, और सीवी की वैल्यू एन आर बाय गामा माइनस वन डी टी इज इक्वल टू माइनस पी डीवी। ठीक है, अब है क्या कि देखिए सारे वेरिएबल आ रहे हैं, पहले मैं लिख देता हूं पी डीवी। अब अगर आप यहां पे देखें तो आपके पास पी वेरिएबल भी है, आपके पास डी भी है, आपके पास टी भी है, ठीक है, और डीवी और डी लिखा हुआ है। तो यार हम कोशिश ये करें कि हम ये जो पी है इसको गायब कर दें, क्योंकि हमें पता है ये आइडियल गैस इक्वेशन है। तो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, यहां से मैं कुछ पी को चेंज कर दूं, चलो पी को मैंने रिप्लेस कर दिया, भाई रिप्लेस कर सकता हूं ना, एन आर टी बाई वी ऐसे लिख दिया मैंने। चलिए बहुत बढ़िया।
अब अगर मैंने इसे ऐसे लिखा हुआ है तो मैं क्या कर सकता हूं, देखिए एनआर और एनआर मेरा कैंसिल हो गया, ठीक है। ओके, अब क्या आ गया ये मेरे पास, डी टी बाई टी इज इक्वल टू गामा माइनस वन डीवी बाई वी। चेक कर लो जरा ऐसे, ओ ओ ओ माइनस 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 माइनस, हाँ माइनस साइन के साथ, ठीक है। ओके, ये अगर सबका आ गया तो फिर आगे आ गया ना। चलिए ये आ गया, अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेते हैं। दोनों साइड हमने इंटीग्रेट कर लिया, कर सकते हैं। चलिए इंटीग्रेट किया तो यहां पे मैंने लिमिट डाली टी इनिशियल टू टी फाइनल, जिससे हमारा कोई कांस्टेंट टर्म ना आए। और यहां पे मैंने लिमिट डाली, क्योंकि वेरिएबल मेरा वॉल्यूम है, तो वी इनिशियल टू वी फाइनल, ठीक है। ये मेरा आया एल एन टी, टी इनिशियल टू टी फाइनल दैट इज इक्वल टू माइनस गामा माइनस वन, ये कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन डीवी बाई वी क्या आ जाएगा, एल एन वी लिमिट वी इनिशियल टू वी फाइनल। चेक कर लो जरा। अच्छा, अब देखो मैं ये माइनस टर्म और इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लूं। चलो पहले इसको पूरा लिख लें, एल एन टी फाइनल बाई टी इनिशियल इज इक्वल टू एल एन वी फाइनल बाई वी इनिशियल, ऐसे। और यहां पे माइनस गामा माइनस वन, पहले पूरा ऐसे लिख लो। चेक करते रहना, कोई स्टेप पे डाउट हो तो मुझसे पूछ लो, ठीक है। अच्छा, यहां से अगर मैं इसको देखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, टी फाइनल टी इनिशियल, अभी एल एन रहने दो। क्यों रहने दे रहा हूं बता रहा हूं, मैं इसको पावर को ऊपर ले जा रहा हूं, वी फाइनल बाय वी इनिशियल टू द पावर माइनस गामा माइनस वन। ये समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब इस माइनस साइन को गायब कर दें, माइनस साइन, ये माइनस साइन अगर मैं यहां से हटाऊं तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, वी इनिशियल वी फाइनल, ऐसे लिख दूं। ओके, हाँ ये याद करने में ना, मतलब प्रैक्टिस हो जाए आपकी तो बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन पहली बार में ये लगता है अरे ये कहां से क्या हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप फ्लो में चलते चले जाएं, आपको पता होना चाहिए कि इस स्टेप में ऐसे करना है आपको। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा v इनिशियल बाय v फाइनल टू द पावर गामा माइनस वन, ठीक है। या इसको आप लिख सकते हैं p फाइनल v फाइनल टू द पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू t इनिशियल v इनिशियल टू द पावर गामा माइनस वन। और ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ जाता है, टी वी टू दी पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पता नहीं कितनी बार इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वॉल्यूम दे देते हैं, ठीक है, गैस का नाम बता देते हैं, इनिशियल टेम्परेचर दिया होता है, फाइनल वॉल्यूम देख के फाइनल टेम्परेचर पूछते हैं। IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन था। हाँ, टी वी टू दी पावर गामा माइनस वन ये एडियाबेटिक के लिए होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस में एक इक्वेशन आपकी ये बनती है, टी वी टू दी पावर गामा माइनस, अब सारे रटने की जरूरत नहीं होती, अभी बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, आइडियल गैस इक्वेशन निकाल रहा हूं, टी की जगह में क्या लिख सकता हूं, पीवी बाय एनआर लिख सकता हूं। तो यहां पे मेरा आ जाएगा पीवी बाय एन आर वी टू दी पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एन और आर क्या है, ये दोनों कांस्टेंट, तो मैं सिंपली लिख सकता हूं पी वी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू सम अदर कांस्टेंट। और ये तो मुझे प्रूव करना हो गया डायरेक्ट, ठीक है। तो टी वी टू दी पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या पी वी टू दी पावर गामा माइनस पी वी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर क्या क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो बस एक इक्वेशन याद रखो, देखो कैसे। आपने क्या याद रखनी, ये पहले मैंने लिखाई थी आपको, एडियाबेटिक में पी वी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आपको याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन जो है पीवी रिलेशन वो ये है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई पीटी रिलेशन बता दो, पीटी रिलेशन। पीटी रिलेशन का मतलब क्या हुआ, समझ में आया आपको, वी को गायब करना है।
तो v इज इक्वल टू nr बाई nrt बाई p रख देते हैं, v गायब हो जाएगा। कितनों को समझ में आया? भाई v को हटाना है तो pv इज इक्वल टू nrt, आइडियल गैस इक्वेशन है हमारे पास, nrt बाई p उठा के रख दो। तो यहां पे क्या करेंगे, p nrt बाई p टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, n और r कांस्टेंट, तो उसको वैसे ही रहने देंगे, ये आ जाएगा p t टू दी पावर गामा p टू दी पावर गामा इज इक्वल टू सम अदर कांस्टेंट। कितनों को बात समझ में आई? तो भाई ये आपका आ गया p1 टू दी पावर गामा t टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। चेक करो। अब इतने सारे फॉर्मूले रटेंगे नहीं, रटना एक है और बाकी pv इज इक्वल टू nrt उसमें रिप्लेस कर देना। ठीक है, या इसको एक और तरीका इसको लिखने का देखो, p t टू दी पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ठीक है ओके, अब इसको कंपेयर करो। pv टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट की स्लोप क्या आती थी? इसकी स्लोप क्या आती थी जल्दी बताओ? माइनस गामा p बाई v, ऐसे आती थी। किसी को डाउट हो तो बोलो। तो आप मुझे बता सकते हो इसकी स्लोप क्या आएगी? ये p t टू दी पावर गामा बाई 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसकी स्लोप क्या आएगी? देखो p की जगह तो वैसे ही रखा हुआ है, v की जगह t आ रहा है और गामा की जगह गामा बाय 1 माइनस गामा आ रहा है। तो यहां पे आपकी जो स्लोप आएगी वो आएगी माइनस गामा बाय 1 माइनस गामा, माइनस गामा बाय 1 माइनस गामा p बाय t। जरा चेक करो। तो हमने pt रिलेशनशिप देखी। अब अगर मैं आपसे कहूं भाई vt रिलेशनशिप बता दो, vt रिलेशनशिप फॉर एडियाबेटिक, vt रिलेशनशिप फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। हाँ जी, बहुत आराम से। तो आप क्या कहेंगे, सर हमें पता है pv टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, किसको गायब करना है? p को गायब करना है। ठीक है, p की जगह क्या लिख दूं? n r t अपॉन v, v टू दी पावर गामा, बिकॉज हमें पता है pv इज इक्वल टू nrt, तो हमारी वैलिड है यार, आइडियल गैस है। तो ये हमारा कांस्टेंट आ गया। अब याद रखना, जब भी आप किसी कंटेनर में कोई गैस लोगे तो nr की वैल्यू तो कांस्टेंट होगी। तो ये आपके पास क्या आ गया, t v टू दी पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। चेक कर लो, ये आपका vt रिलेशनशिप आ गई। ठीक है, हाँ अब थोड़ा सा यहां पे ध्यान क्या देना है कि अगर मैं आपसे कहूं स्लोप, देखना बेटा, स्लोप अगर मैं आपसे कहूं टीवी ग्राफ बना दूं तो अलग होगी, और अगर मैं आपसे कहूं वीटी ग्राफ तो अलग हो जाएगी। टीवी और वीटी ग्राफ, इनको समझना, एक्स एक्सिस पे किसको प्लॉट किया गया है। ठीक है, अगर मैं इसे pv टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट से कंपेयर कर रहा हूं तो स्लोप क्या होती थी जल्दी बताओ? ग्राफ कौन सा होगा मुझे बताओ पहले, 1 या 2? प्रेशर कहां था? वाई एक्सिस पे। तो ये वाला ग्राफ अगर दिया हुआ है तो आप इसको बनाओगे। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ जी। तो अगर आप टीवी ग्राफ आपको दिया गया है, टी वाई एक्सिस पे है, वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे है, तो आपकी स्लोप डी टी बाई डी वी, ऐसे ही तो लिखोगे। ये कितनी हो जाएगी? डी टी बाई डी वी कितनी हो जाएगी? माइनस गामा माइनस 1, हाँ जी, टी बाई वी या वी बाई टी?
P/V, ठीक है। ये dt/dv आया, और ध्यान से, यही सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। लेकिन अगर मैंने आपसे कह दिया भाई मैंने ग्राफ दिया हुआ है v और t, अब क्या होगा, स्लोप क्या हो जाएगी भाई, ये इसके लिए है स्लोप, dy/dx स्लोप बताई थी ना आपको, तो अब स्लोप क्या हो जाएगी, dv/dt। यार इक्वेशन में थोड़ी कोई फर्क आया है, तो dv/dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस v/γ-1t। चेक करो, ये स्लोप इस ग्राफ के लिए। तो कहां कंफ्यूजन होता है बच्चे, क्यों परेशान होते हैं, ये आपको समझ में आ रही, ठीक है। क्योंकि ये नहीं समझ में, रट लेते हैं स्लोप इतनी होती है। अरे ग्राफ तो देखो यार, कौन सा ग्राफ दिया हुआ है, किस एक्सिस पे किसको प्लॉट किया गया, ये तो चेक कर लो। जनरली हम पीवी ग्राफ ऐसे ही बनाते हैं, हम यहां पर पी बनाते हैं, यहां पर वी बनाते हैं। लेकिन अगर आपको जो है रिवर्स कर दिया गया, अगर आपको y एक्सिस पे वॉल्यूम दे दिया गया, तो फिर आपकी स्लोप क्या हो जाएगी, dv/dp हो जाएगी। तो उल्टा कर देना। नहीं समझे, मैंने आपसे कहा मेरे पास इक्वेशन है pv⁴ इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। आपने कहा सर इसके लिए तो हमें dp/dv स्लोप अच्छे से रटा हुआ है, हमने लिख दिया माइनस गामा p/v, ठीक। अब मैंने ग्राफ चेंज कर दिया, मैंने आपसे कहा भाई ग्राफ मेरा v इधर है, p इधर है, स्लोप बता दो। ये वैसे आपने मैथ्स में भी कर लिया होगा यार अब तो, हाँ किया नहीं किया, कोऑर्डिनेट में भी कर लिया होगा, ठीक है। हाँ, और 12th में तो डिफरेंशिएशन और उन सब में भी आप देखेंगे इसे। तो जब स्ट्रेट लाइन पड़ी होगी तो वहां पे दो लाइन जब आप उनकी जो है m1 और m2 वाला जो केस आता था ना, यस 90 माइनस थीटा वाला जो केस था, ओके। तो यहां पर आपकी जो स्लोप है वो क्या हो जाएगी, कॉमन सेंस लगा, dv/dp। तो भाई dp/dv आपको पता है, तो आप dv/dp नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपकी स्लोप क्या हो जाएगी, माइनस v/γ, ये मेरा dv/dp होगा। समझ में आ रहा है, नोट कीजिए फिर। तो बेटा फोर स्टैंडर्ड थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस जो हम पढ़ते आए हैं, ठीक है, और एक बार इनकी समरी हम लिख लेते हैं। तो यहां पर तो सबसे पहले हम टेबल में यहां लिखेंगे हमारी प्रोसेस। तो प्रोसेस हमने पहली कौन सी की थी, आइसोबारिक। आप कैसे भी लिख सकते हैं आइसोबारिक। फिर आपकी थी आइसोकोरिक, आइसोकोरिक, फिर हमने पढ़ी थी आइसोथर्मल, और फिर हमने पढ़ी थी एडियाबेटिक। अब अगर आपने ये टेबल याद कर ली तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाती है चीज, एडियाबेटिक, ठीक है। अब इसमें था क्या क्या जरा सोचते हैं। एक हमारे पास था भाई Q, एक हमारे पास था डेल्टा U, और एक हमारे पास था W। अभी मैं n मोल्स ले रहा हूं और टेम्परेचर T इनिशियल टू T फाइनल ले रहा हूं, ठीक है। डेल्टा T हमारा T फाइनल माइनस T इनिशियल हो जाएगा। तो जब मैं आपसे कहूंगा कि मेरी प्रोसेस जो है वो आइसोबारिक है, तो इसमें Q क्या आएगा, तो आप सीधे सीधे कहेंगे सर N Cp T फाइनल माइनस T इनिशियल, अगर आपको याद हो Q यही था, ठीक है। आइसोकोरिक में Q कितना आया था, N Cv T फाइनल माइनस T इनिशियल, ठीक है। अच्छा एक और तरीका होता है, जहां जहां W जो 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 चीज जीरो आई थी ना वो देख लो। तो आइसोबारिक में तो कोई जीरो नहीं था, आइसोकोरिक में क्या जीरो था, W जीरो था। आइसोकोरिक में W जीरो था, आइसोथर्मल में डेल्टा U जीरो था, और एडियाबेटिक में Q जीरो था। ये याद आया। अच्छा, डेल्टा U क्या होता है, सारी प्रोसेस में NCV T फाइनल माइनस T इनिशियल, NCV T फाइनल माइनस T इनिशियल। चेक करो जरा, खुद से टेबल बनाने की कोशिश करो, NCV T फाइनल माइनस T इनिशियल। ये बात समझ में आ रही सबको, ओके। अब वर्क डन अगर आप यहां पे देखेंगे तो NR T फाइनल माइनस T इनिशियल ये आता था,
आइसोबैरिक में देख लीजिए, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए, जैसे मैं लिख रहा हूं इसी तरह से आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। आइसोथर्मल में क्या था? आइसोथर्मल में वर्क डन आया था nRT ln V फाइनल बाय V इनिशियल, अगर आपको याद हो। ये अगर आपको याद है तो आप Q की वैल्यू लिख सकते हैं nRT ln V फाइनल बाय V इनिशियल। 2-3 दिन प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आपकी फटाफट हो जाएगी, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टी इनिशियल टी फाइनल की बात होगी नहीं, टी तो कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, एडियाबेटिक में क्या था? ये आपका हो जाता था -NCV टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं NR टी इनिशियल माइनस टी फाइनल बाय गामा -1। और अगर आपको इन्हें पी इनिशियल पी फाइनल में कन्वर्ट करना है तो आप T को रिप्लेस कर देते थे PV, तो PV इज इक्वल टू NRT, तो आपकी वैलिड होगी ही होगी। क्लियर है? तो एक टेबल में देखिए आपकी सारी प्रोसेस, ये आपको इतनी छोटी सी एक टेबल है, टोटल आपके 4 × 3 12 टर्म्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए, हर प्रोसेस के 3 टर्म्स क्या हैं, ठीक। अब देखिएगा यहीं पे मैं आपसे बात कर रहा हूं किसकी? स्लोप की। और स्लोप जनरली जो पूछी जाती है वो पीवी ग्राफ की स्लोप पूछी जाती है, वो dp/dv, बहुत ध्यान से, dp/dv, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं आइसोबारिक, तो आइसोबारिक में dp इज इक्वल टू 0 था, स्लोप 0 हो गई बेटा। जरा पीवी ग्राफ याद करो, पीवी ग्राफ ऐसे आया था, पीवी ग्राफ ये आया था, स्लोप 0 है, ओके। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में dv इज इक्वल टू 0, स्लोप इनफाइनाइट हो गई बेटा। आइसोकोरिक ऐसे आता है पीवी ग्राफ, ओके, रेड कलर से दिखाता हूं आपको, ये वाला ग्राफ आता है, तो स्लोप इनफाइनाइट हो गई, वर्टिकल लाइन, ठीक है। अच्छा जी, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में स्लोप क्या आई थी? -P/V। और एडियाबेटिक में ये रटने हैं, ये रटने हैं बेटा, एडियाबेटिक में आई थी -γ/P/V। ये स्लोप किसकी है? पीवी ग्राफ की स्लोप है, जनरली यही पूछी जाती, ठीक है। पीवी ग्राफ की स्लोप है, और मैंने आपको वीटी ग्राफ और बाकी सब भी सिखा दी हैं, वो आपकी अपनी प्रैक्टिस, होमवर्क है आपका, ठीक है। वीटी रिलेशनशिप निकालिए। तो अब जैसे मैं आपसे कह दूं ना, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ये मेरे पास टीवी ग्राफ है, इसकी स्लोप क्या होगी? इसकी स्लोप होगी dt/dv। ये बात समझ में आई? अब आइसोबारिक, आइसोकोरिक, सबके लिए ग्राफ निकाल के देख लो यार, आपको पता है कैसे करना है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारी सारी की सारी प्रोसेसेस हो गई। कुछ इनके टर्म्स बचे हुए हैं, और एडियाबेटिक में एक दो चीजें और हैं, तो उनको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हमारा ये पूरा चीज कंप्लीट हो जाएगी, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, और फिर हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और कार्नोट इंजन वाली चीज बचेगी। तो मोस्ट प्रॉब्ली 2 लेक्चर और लगने चाहिए, ठीक है। ओके देन, बाय बाय।